इस इमेज को देखें। यह है भारत के आसाम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। इन्होंने अभी कुछ महीनों पहले अपने एक भाषण में बताया था कि हमारा आसाम 2041 तक में मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। और ये जिस डेटा के आधार पर बोल रहे थे वो सरकारी डेटा ही था। तो आसाम के मुख्यमंत्री ऐसा क्यों बोल रहे थे? तो इसमें आप ये सब देख सकते हैं। आज़ादी से पहले आसाम में लगभग 90% हिंदू आबादी थी और लगभग 9% मुस्लिम आबादी थी। लेकिन 2021 की बात करें तो आसाम में हिंदू आबादी घटकर 57% हो गई और मुस्लिम आबादी बढ़कर 40% हो गई है। इसके अलावा इस मैप में आप देख सकते हैं आसाम के और डिस्ट्रिक्ट जैसे ये धुबरी, ये गोलपारा, ये बारपेटा और नीचे ये करीमगंज और हल्कांडी, ये सब 1991 में हिंदू बहुल डिस्ट्रिक्ट थे। लेकिन 2011 आते आते ये सब मुस्लिम बहुल बन गए हैं। यानी बॉर्डर वाले जिलों में हिंदू आबादी घटी और मुस्लिम आबादी बढ़ी है, यह साफ साफ दिखता है। तो आसाम में ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बगल में बांग्लादेश है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि छोटे से देश में आबादी ज्यादा है तो रोजगार के लिए वे लोग भारत में चले आते हैं। हाँ, गरीब बांग्लादेशी लोग इसलिए आते हैं, लेकिन बाद में उनमें से कुछ लोग तबलीगी जमात और मुस्लिम लीग में शामिल होकर जैसा अभी कश्मीर में हो रहा है वैसा करने लगे। तो क्योंकि जब इसमें राजनीति और धर्म घुसते हैं तो ऐसा होना मुमकिन है। इसमें आप देख सकते हैं बांग्लादेश मिलिट्री ने एक ट्वीट किया था कुछ दिनों पहले ही कि शेख हसीना को हटाने के बाद अब उनके प्यादों को भी हटा दीजिए ताकि बांग्लादेश का ग्रेटर बांग्लादेश बन सके। ग्रेटर बांग्लादेश मतलब इसमें आज का बांग्लादेश, बाकी हमारे भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और ऊपर नॉर्थ ईस्ट के बाकी 7 राज्य आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इन सबको बांग्लादेश में मिलाकर ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है। जैसे पहले अखंड भारत हुआ करता था वैसे ही कुछ बांग्लादेशी राजनेताओं को और कुछ रेडिकल ग्रुपों को अखंड बांग्लादेश बनाना है। तो क्या उन लोगों ने अखंड बांग्लादेश बनाने का सपना अभी अभी देखा है? बिल्कुल नहीं। यह दशकों पुराना विचार है जिस पर कुछ लोग चुपचाप और धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही ओरिजिनल इमेजेस और मैप के जरिए मैं आपको ग्रेटर बांग्लादेश का पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्रेटर बांग्लादेश का काम किसने शुरू किया था, इतिहास में इसे लेकर क्या क्या काम हुए थे, अंग्रेजों ने इसे लेकर क्या क्या किया था, फिर भारत का जब बंटवारा हुआ था तब आसाम में क्या क्या हुआ था, फिर 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तब त्रिपुरा में क्या हुआ था, इस पर कौन सी रिपोर्ट आई है और उसमें क्या डेटा है, कैसे बांग्लादेशी लोग भारत के चिकन नेक को तोड़ना चाहते हैं, इसमें बांग्लादेश की मदद कौन कर रहा है, अभी चिकन नेक पर क्या हालात है, भारत सरकार इसे रोकने के लिए क्या क्या कर रही है और अभी मौजूदा समय में क्या स्थिति है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो मौजूदा समय के जो हालात है उसके बीज आज से दशकों पहले बो दिए गए थे और वो बीज कोई हिंदू या मुसलमान ने नहीं बोए थे, वो बीज बोए थे अंग्रेजों ने। लेकिन जब वो चले गए तो उनके बाद यहाँ के धर्म के ठेकेदारों ने इसका जिम्मा उठा लिया और जन्म हुआ ग्रेटर बांग्लादेश के विचार का। तो साल 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को हरा दिया और अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा जमाना शुरू किया और 1765 तक में अंग्रेज बंगाल के लोगों से कर भी वसूलने लगे थे, जिसमें समय के साथ साथ 1793 तक में अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि बंगाल उस समय तक भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक था। ऐसे में अंग्रेज बंगाल की पाई पाई लूटना चाहते थे, लेकिन बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था जिस पर रूल करने में अंग्रेजों को कई दिक्कतें आ रही थी। इस कारण इन्हें बंगाल का विभाजन करने की जरूरत महसूस हुई और उस समय बंगाल में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम आबादी भी बड़ी तादाद में थी। तो राक्षस कर्जन ने जुलाई 1905 में धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसमें एक बंगाल बनाया गया जो हिंदू बहुल था और दूसरा बनाया गया ईस्ट बंगाल जो मुस्लिम बहुल था। अब ये जो ईस्ट बंगाल है उसके बगल में भारत का असम राज्य था
जो एक बड़ा राज्य और हिंदू बहुल था। इसमें आप देख सकते हैं ये वाला ईस्ट बंगाल था और इस तरफ पिंक कलर में आसाम था। तो इसके बाद अंग्रेजों ने आसाम के इस हिस्से में यानी सिलहट, गोलपारा और गारो हिल्स वाले एरिया में चाय की खेती करनी शुरू की, जिसके लिए अंग्रेजों ने ईस्ट बंगाल के लोगों को यानी मुस्लिम लोगों को यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आमंत्रित किया। इससे हुआ ये कि आसाम के इन हिस्सों में जहाँ पहले सिर्फ हिंदू ही रहते थे वहां पर अब मुस्लिम आबादी भी बढ़ने लगी, जिसका फायदा हुआ मुस्लिम लीग को, क्योंकि आसाम में मुस्लिम आबादी होगी तो आसाम की राजनीति में मुस्लिम लीग अपनी आवाज बुलंद कर सकती है। और जानकर आपको हैरानी होगी कि उस समय मुस्लिम लीग का भी यह मानना था कि आसाम तो हमारे ईस्ट बंगाल का हिस्सा होना चाहिए। और जब यह सब चल रहा था तब तक में देश आजाद होने का समय आ गया था। और उससे ठीक पहले मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव भी रखा था कि क्यों ना हम बंगाल और आसाम को मर्ज कर दे ताकि एक बड़ा राज्य बन जाए, क्योंकि इन्हें पता था कि आजादी के समय पर भारत का बंटवारा करना ही है तो आसाम भी उनके हिस्से में आ जाएगा। लेकिन उस समय आसाम के एक राजनेता थे गोपीनाथ बोरदोलोई। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, बंगाली लोग अलग है और आसामी लोग अलग है, इन दोनों की भाषाएं, संस्कृति सब अलग है, तो आसाम ईस्ट बंगाल के साथ मर्ज नहीं होगा। और इसी कारण तो आसाम बचा रह गया, वरना आज पूरा आसाम बांग्लादेश का हिस्सा होता। खैर, तो 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान को अलग देश बनाया गया, जिसमें ईस्ट बंगाल जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी उसे अब पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर ये जो लाल कलर वाला हिस्सा है वो आसाम का सिलहट था। पर अंग्रेजों ने चाय की खेती के बहाने यहाँ पर लाखों मुसलमानों को बसा दिया था। इस कारण आजादी के समय पर आसाम के सिलहट में जनमत संग्रह हुआ कि इसे आसाम में ही रहना है या फिर इसे ईस्ट बंगाल का हिस्सा बनना है। तो 6 जुलाई 1946 के दिन जनमत संग्रह में सिलहट को आसाम से अलग करके ईस्ट बंगाल का हिस्सा बना दिया गया, जो आज भी बांग्लादेश का हिस्सा है। तो इस तरह से आसाम का थोड़ा सा हिस्सा बांग्लादेश में चला गया, बाकी गोपीनाथ बोरदोलोई की मेहरबानी से आसाम बचा रह गया। अब जब ये ईस्ट पाकिस्तान बन गया तो यहाँ जितनी आबादी थी उस हिसाब से इनके पास जमीन नहीं थी। मतलब ईस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन डेंसिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है, इस कारण सबको बेहतर जीवन मिल पाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान के मुस्लिम लोग रोजगार के लिए देश से बाहर निकलना शुरू हुए। लेकिन इनके चारों ओर एक ही तो देश है, हमारा भारत। तो समय समय पर यहाँ के मुस्लिम लोगों ने इनके अगल बगल में जो भारत के राज्य पड़ते हैं जैसे वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में इन लोगों ने घुसपैठ करनी शुरू की, लेकिन इलीगली, आमतौर पर जिसे बांग्लादेशी घुसपैठिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पर यह छोटा सा राज्य त्रिपुरा है जो 3 वर्ष से बांग्लादेश से घिरा है। तो आजादी के बाद से लेकर 1971 तक में लगभग 7 लाख बांग्लादेशी लोग त्रिपुरा में घुस गए थे। बाकी पूरे त्रिपुरा की आबादी लगभग 15 लाख थी, जो ट्राइबल लोग हैं जिनकी अपनी एक भाषा और संस्कृति है। तो बांग्लादेश के साथ सीमा होने के कारण आजादी के बाद से त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच अच्छा खासा व्यापार होता था, और व्यापार होगा तो उसके साथ साथ लोगों का आना जाना भी होगा। ऐसे में 1971 तक में यहाँ पर 7 लाख बांग्लादेशी भी आ गए। और फिर हुआ 1971 का युद्ध, जिसमें हमारा भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा था। और उस समय पाकिस्तान जो अत्याचार और भेदभाव कर रहा था बांग्लादेशी लोगों के साथ, उसने एक क्रांति को जन्म दिया जिसे पाकिस्तानी सेना ने दबाने की कोशिश की। लेकिन यह युद्ध में तब्दील हो गई, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने बड़ी ही बेरहमी से 4 लाख जितनी बंगाली महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। इस कारण इस युद्ध के दौरान कुछ 8 लाख जितने बांग्लादेशी अपना देश छोड़कर त्रिपुरा में आ गए। तो पहले 7 लाख आए थे और 1971 में फिर से 8 लाख और आ गए, यानी टोटल 15 लाख बांग्लादेशी त्रिपुरा में आ गए थे। और त्रिपुरा की आबादी कितनी थी? वो भी 15 लाख ही थी। यानी 1947 में त्रिपुरा में हिंदू ट्राइबल आबादी 93% थी और 1971 में यह घटकर 50% के अंदर आ गई, क्योंकि अब सामने उतने ही मुस्लिम आबादी थी जो बाहर से आ गई थी। यानी सिर्फ 1 साल में त्रिपुरा की पूरी डेमोग्राफी बदल गई।
अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि जब इतने सारे बांग्लादेशी त्रिपुरा में घुस आए तो क्या भारत सरकार को कुछ पता नहीं था? भारत सरकार को सब पता था, लेकिन भारत ये चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बन जाए। इस कारण बांग्लादेश को अलग देश बनाने के लिए भारत भी बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा और उनके लोगों को भारत में आने दिया शरणार्थी बनकर। तो अब जब इतने सारे शरणार्थी आए तो भारत सरकार ने त्रिपुरा के जंगलों का कुछ हिस्सा उन लोगों को दे दिया कि तुम यहाँ पर रहो और खेतीबाड़ी करो। तो इस तरह से शरणार्थी त्रिपुरा के एरिया में सेटल होने लगे। पर इसके कुछ सालों बाद त्रिपुरा की राज्य सरकार को बहुत सारे पत्र मिलने लगे जिसमें त्रिपुरा के ट्राइबल लोग कह रहे थे कि हमारी जमीन हमसे कब्जा ली गई है। तो त्रिपुरा की राज्य सरकार ने देखा कि इतने सारे ट्राइबल लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन कब्जा ली गई है, तो यह जमीन कब्जा कौन रहा है? तुरंत इसकी जांच शुरू हुई जिसमें पाया गया कि नॉर्थ त्रिपुरा में यानी बांग्लादेश की सीमा वाले एरिया में जो बड़े बड़े जमींदार थे वो ट्राइबल लोगों को बहुत उच्च ब्याज पर पैसे उधार देते थे, और जब ट्राइबल लोग वो पैसे चुका नहीं पाते थे तो वे जमींदार उनकी जमीन छीन लेते थे और उन्हें वहां से भगा देते थे। और देखते ही देखते नॉर्थ त्रिपुरा के 2/3 ट्राइबल लोगों ने अपनी जमीन गंवा दी, और जिन्होंने ये जमीन हड़प ली थी वो थे नॉन ट्राइबल लोग। इस कारण इसके बाद त्रिपुरा की राज्य सरकार ने तुरंत एक टीम बनाई जिन्होंने साल 2006 तक में 1,78,000 जितने घुसपैठियों को यानी इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे उनको पकड़कर वापस बांग्लादेश भेज दिया। लेकिन क्या इतने से त्रिपुरा में सब नॉर्मल हो पाया? शायद नहीं। हाँ, 1971 के बाद से 1990 के दशक तक शरणार्थियों का प्रवाह धीमा तो हो गया, लेकिन अवैध प्रवासन जारी रहा। और फिर आपको याद हो तो 1990 के दशक में असम और मणिपुर में जब उग्रवाद फैला, उसके बाद त्रिपुरा में फिर से अवैध प्रवासन बढ़ा था। और यही वो समय था जब अवैध प्रवासन के बारे में त्रिपुरा में राजनीतिक जागरूकता आनी शुरू हुई, क्योंकि अब लोगों को यह नजर आने लगा कि हमारे त्रिपुरा में बंगाली मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जो आने वाले समय में हमारे लिए खतरा बनकर उभरेगा। इस कारण तो साल 2000 के बाद त्रिपुरा में अवैध प्रवासन एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था, और असम में जो हो रहा था उसी तरह त्रिपुरा में भी एनआरसी लागू करने की मांग की गई थी। और इसके बाद ही राज्य सरकारों ने सख्त सीमा नियंत्रण पर ध्यान दिया था। लेकिन 2010 के बाद भी अवैध प्रवासन जारी रहा। हालांकि त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा की सीमा पर बाड़ लगाने और निगरानी पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। बावजूद इसके स्थानीय रिपोर्टों से पता चला कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासी त्रिपुरा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। अब अवैध प्रवासियों की संख्या को लेकर हमेशा बहस जारी रही, पर कुछ अनुमानों के अनुसार यह 10 लाख से 12 लाख के बीच हो सकती है। फिर 2018 में त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद इन्होंने अवैध प्रवासन पर ध्यान दिया, क्योंकि 2023 तक में त्रिपुरा में प्रवासन आबादी 14 लाख के करीब पहुंच गई है। लेकिन यह बताना मुश्किल है कि इसमें से कितने अवैध है, क्योंकि त्रिपुरा की बंगाली आबादी और बांग्लादेश से आए लोगों के बीच कई भाषाई और सांस्कृतिक समानताएं हैं। इस कारण अवैध प्रवासन को ट्रैक करना मुश्किल है। पर बीते कुछ सालों में त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा पर बाड़ लगने से अवैध प्रवासन की निगरानी में काफी सुधार जरूर हुआ है। तो ये तो बात हुई त्रिपुरा की। अब इसमें आप देख सकते हैं यह है हमारा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासन का मुद्दा महत्वपूर्ण और साथ में विवादास्पद भी है, क्योंकि दोनों की भाषा, रहन सहन, खान पान सब एक जैसा है। ऊपर से बांग्लादेशी लोगों का पश्चिम बंगाल सहित पूरे भारत में प्रवासन का एक लंबा इतिहास है। विभाजन के बाद कितना प्रवासन हुआ था उसका तो हिसाब है नहीं, लेकिन जब साल 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध हुआ था तब लगभग 20 लाख बांग्लादेशी लोग पश्चिम बंगाल में शरणार्थी बनकर आ गए थे, जिन्हें कुछ लोग शरणार्थी कहते हैं तो कुछ इन्हें अवैध घुसपैठ कहते हैं। खैर, तो 1990 के दशक में बांग्लादेश की इकोनॉमी कोई खास नहीं थी। गरीबी, राजनीतिक उत्पीड़न और रोजगार की कमी के कारण अवैध प्रवासन में काफी वृद्धि हुई, लेकिन इसके कोई सटीक आंकड़े नहीं थे। पर ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान लाखों बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में आए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण संख्या
पश्चिम बंगाल में ही सेटल हो गई थी। जैसे यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने 14 जुलाई 2004 के दिन संसद में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में टोटल 12 मिलियन यानी 1,20,00,000 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं और इनमें से सबसे ज्यादा 57 लाख बांग्लादेशी अकेले पश्चिम बंगाल में है और ये बात 2004 की है। इस कारण इसके बाद भारत ने अवैध प्रवासन को रोकने के लिए सीमा पर बाड़ लगानी शुरू की, पर अवैध प्रवासन तब भी जारी रहा क्योंकि पश्चिम बंगाल बिल्कुल बांग्लादेश से लगा हुआ है और भारत की पुरानी राजधानी कोलकाता भी यहीं पर आता है। इस कारण अवैध प्रवासन के लिए पश्चिम बंगाल एक हॉटस्पॉट बना रहा और इसके बाद ये मुद्दा भी पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ा। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल की टीएमसी पार्टी पर अक्सर चुनावी लाभ के लिए अवैध प्रवासियों का समर्थन करने का आरोप लगाया जाता है। खैर, तो 2010 के बाद इसलिए तो एनआरसी लाने पर जोर दिया गया पूरे नॉर्थ ईस्ट में, जिसके साथ सीमा पर निगरानी बढ़ाना और सख्त वीजा पर काम होना शुरू हुआ। लेकिन इस दौर में भी अवैध प्रवासन जारी रहा था। देखो, सटीक नंबर बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस पर कभी ठीक से काम नहीं हुआ है, लेकिन 2020 आते आते यह अवैध प्रवासन एक प्रॉब्लम बन गई। इस कारण जब सीएए लाने की बात आई तो देश भर में विवाद शुरू हो गया, जिसमें मुस्लिम लीग और तबलीगी जमात भी शामिल थे। दिल्ली के शाहीन बाग में जो हुआ था और उसमें कितने बांग्लादेशी थे उसकी बहुत सारी वीडियो सामने आई थी, जो आपको याद ही होगा। तो पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासन आज भी जारी है, लेकिन नंबर बताना मुश्किल है, पर लाखों लोग संभावित रूप से समय के साथ पलायन कर रहे हैं, जो एक कड़वी हकीकत है भारत के लिए। अब बात करते हैं मेघालय की, जो कि बांग्लादेश के कंधे पर बैठा है। तो आजादी के बाद से मेघालय में भी अवैध प्रवासन जारी था, जिसका भी कोई सटीक डेटा नहीं है। लेकिन 1971 के युद्ध में बांग्लादेशी लोगों की अवैध घुसपैठ मेघालय में भी हुई थी और वे लोग मेघालय के सीमावर्ती एरिया में अवैध रूप से सेटल भी हो गए थे, जो आकर मेघालय की कृषि और खनन क्षेत्रों में काम करने लगे थे, जिसके बाद भी छोटी मोटी संख्या में अवैध घुसपैठ जारी रही। इस कारण मेघालय के स्थानीय लोगों ने इस पर बात करनी शुरू की और 2000 के दशक में सीमा पर बाड़ लगाने के साथ निगरानी और नियंत्रण पर भी ध्यान दिया गया, जिसके बाद 2008 से 2013 के बीच 18,000 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों को पकड़ा गया, जो बांग्लादेश से आए थे। और मेघालय में घुसना उनके लिए बहुत आसान है क्योंकि मेघालय और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वो जंगलों, नदियों और पहाड़ियों के बीच है, जहां पर आबादी भी काफी कम है। ऐसे में रात के समय वहां पर घुसना एकदम आसान बन जाता है, जो मेघालय में आकर कोयला और चूना पत्थर के खनन क्षेत्रों में काम करने लगते हैं, जिससे मेघालय में रोजगार के अवसर दिन ब दिन कम हो रहे हैं। और अब स्थानीय लोगों को अपनी बदलती डेमोग्राफी देखकर भी चिंता होने लगी है। और कई बांग्लादेशी यूट्यूबर जिन्होंने बकायदा भारत में कैसे घुसा जाता है उस पर बहुत सारी वीडियो बनाई है। इस बारे में आपको ज्यादा जानना है तो आप गौरव ठाकुर की यह वाली वीडियो जरूर देखें, उन्होंने बहुत डिटेल में इस बारे में बताया है। खैर, तो इसके बाद यहाँ पर है आसाम राज्य, जो 2 जगह से बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो आसाम में भी दशकों से अवैध प्रवासन एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद से आसाम में भी अवैध घुसपैठ शुरू हो गई थी। लेकिन जब 1971 में बांग्लादेश युद्ध हुआ तो आसाम में भी शरणार्थियों की भारी आमद आई। 1971 से 1991 के बीच लगभग 14 लाख बांग्लादेशी आसाम में आए थे, जिनमें से युद्ध के बाद कुछ लोग वापस बांग्लादेश चले गए तो कुछ आसाम में ही सेटल हो गया, जिससे आसाम में लोगों ने देखा कि उनकी डेमोग्राफी बदल रही थी। इस कारण तो 1980 के दशक में आसाम में कई आंदोलन हुए थे, जिसके बाद सीमा पर निगरानी शुरू हुई, जिससे अवैध प्रवासन कुछ हद तक धीमा जरूर हुआ। फिर 2010 के बाद भारत सरकार ने असम बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाना शुरू किया और सुरक्षा बल में बढ़ोतरी करनी शुरू की, लेकिन बावजूद इसके अवैध प्रवासन जारी रहा। इस कारण आखिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घुसपैठियों की पहचान करने के लिए असम में एनआरसी लागू करने का आदेश दिया और 2015 के बाद इसका काम भी शुरू हुआ। फिर 2019 तक में पता चला
कि असम में 19 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास असम की नागरिकता नहीं थी। फिर अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले सभी बांग्लादेशी लोगों को अवैध माना जाएगा और उनकी पहचान करके उन्हें वापस अपने घर भेज देने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके अलावा वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था आपको कि आज़ादी से पहले असम में लगभग 90% हिंदू आबादी थी और लगभग 9% मुस्लिम आबादी थी। लेकिन 2021 की बात करें तो असम में हिंदू आबादी घटकर 57% हो गई और मुस्लिम आबादी बढ़कर 40% हो गई है। और ये सब बहुत धीमी गति से पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, इसलिए सरकार और लोग इन पर उतना ध्यान नहीं देते जितनी जरूरत है। इसी कारण तो असम के ये धुबरी, ये गोलपारा, ये बारपेटा और नीचे करीमगंज और हलकांडी, ये सब 1991 में हिंदू बहुल डिस्ट्रिक्ट थे, पर 2011 आते आते ये सब मुस्लिम बहुल बन गए। यानी बॉर्डर वाले जिलों में हिंदू आबादी घटी और मुस्लिम आबादी बढ़ी है, ये साफ साफ दिखता है। इसके अलावा भारत का एक और राज्य है मिजोरम, ये वाला। ये भी बांग्लादेश के अवैध प्रवासन से जूझ रहा है। असल में बांग्लादेश में चकमा जाति के लोग सदियों से रहते आए हैं, जो कि बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो ये सब यहाँ पर बांग्लादेश में मिजोरम के बॉर्डर के पास रहते हैं। लेकिन 1962 में बांग्लादेश ने यहाँ पर एक डैम बनाया, कप्ताई डैम, पर बाद में यहाँ पर बाढ़ आनी शुरू हुई, जिससे यहाँ के चकमा जाति के बौद्ध लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इस कारण ये सब बांग्लादेश छोड़कर मिजोरम में आने लगे और मिजोरम की सीमा के आसपास इन्होंने पूरे के पूरे गांव बसाने शुरू कर दिए। जैसे 2019 तक में दक्षिण मिजोरम के लुंगलेई जिले में 16 अवैध गांव पाए गए। इसके अलावा मिजोरम के आइजोल, चंफाई और ममित जिलों में भी ऐसे कई अवैध गांव पाए गए थे। और जब ये सब हो रहा था तभी पड़ोस में यानी म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों पर अत्याचार शुरू हुआ, जिसमें कुछ 11 लाख जितने रोहिंग्या शरणार्थी बनकर बांग्लादेश और भारत के मिजोरम और मणिपुर में आने लगे। जैसे 2023 में म्यांमार और बांग्लादेश से 40,000 से ज्यादा अवैध लोग मिजोरम में पाए गए थे। और ये तो वो लोग हैं जिस बारे में सरकार को पता है, बाकी ऐसे और भी लोग हो सकते हैं जिस बारे में सरकार को पता भी नहीं होगा। लेकिन 2023 में भारत सरकार ने मिजोरम में अवैध प्रवासियों का डेटा तैयार करने का आदेश दिया है, जिसका काम अभी भी शुरू है। तो कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश से जुड़े भारत के जितने भी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये सब अवैध घुसपैठ से आज परेशान है, क्योंकि इन राज्यों में अवैध घुसपैठ से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास जैसी सार्वजनिक सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे राज्य के संसाधनों पर दबाव पड़ता है। फिर ये लोग अक्सर कम वेतन में काम करने लगते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। इसके अलावा अवैध घुसपैठ के कारण जंगलों की कटाई होती है, इससे उन राज्यों में जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। और जब ये लोग सेटल हो जाते हैं तो वे लोग स्थानीय लोगों के साथ सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं। असम में बहुत बार ऐसा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिस बारे में आमतौर पर बहुत कम बात होती है। जैसे साल 1998 में जनरल एस.के. सिन्हा, या उनकी इमेज है। तो उस समय ये असम के गवर्नर थे, जिस दौरान इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और इसे भारत के राष्ट्रपति को भेजी, जिसमें इन्होंने बताया कि बांग्लादेश से जो अवैध घुसपैठ हो रही है भारत में, उसे आप सिर्फ गरीबी, रोजगार और लोगों की मजबूरी मत समझिए। असल में इसके पीछे बंगाली मुस्लिमों का जब पुराना सपना है ग्रेटर बांग्लादेश का, शायद पर्दे के पीछे इसका काम हो रहा है और हमें पता भी नहीं है, क्योंकि यह काम बहुत धीमी गति से हो रहा है, मक्खन लगा लगा कर। इस कारण अब तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया इस पर। और जो लोग अवैध तरीके से भारत आते हैं वो शायद गरीब और रोजगार के लिए आते होंगे, उन्हें ग्रेटर बांग्लादेश के बारे में कुछ पता भी ना हो। लेकिन इस घुसपैठ के पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप हैं जो बांग्लादेश के गरीब लोगों को सपोर्ट करते हैं कि हमारे बांग्लादेश में कुछ भी नहीं है, तुम भारत में चले जाओ, वहां तुम्हें रोजगार मिलेगा, सरकारी सहायता मिलेगी, तुम्हारे बच्चों का जीवन सुधरेगा। इस कारण तुम पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा या मेघालय में चले जाओ।
तो इस तरह से कुछ पॉलिटिकल ग्रुप बांग्लादेशी लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि भारत के इन राज्यों में धीरे धीरे मुस्लिम आबादी सेट की जा सके। और जब आबादी बढ़ जाएगी तो ये पॉलिटिकल ग्रुप इन्हीं का कोई बंदा राजनीति में उतारेगा, और एक बार कुर्सी मिल गई तो वे क्या क्या कर सकते हैं उसका अनुमान आप खुद ही लगा लीजिए। फिर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो ने एक किताब लिखी थी, द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर भारत को लगता है कि पाकिस्तान और भारत में सिर्फ कश्मीर ही सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो बिल्कुल गलत है। कश्मीर के सिवा नॉर्थ ईस्ट के राज्य पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा वो सब भी एक बड़ा मुद्दा है। मतलब यह कि इन लोगों की नज़र बहुत पहले से है इन राज्यों पर, जिसका असर आज दिखने भी लगा है। अब इस मैप को देखें। बांग्लादेश और नेपाल के बीच भारत का 27 किलोमीटर का छोटा सा गलियारा है, जिसे चिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहते हैं। और इसी चिकन नेक से तो भारत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश के कई लोग और कुछ रेडिकल ग्रुप अक्सर ये धमकी देते रहते हैं कि हमें चिकन नेक पर कब्जा करके पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से छीन लेंगे और ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। जैसे अलकायदा से संबंध रखने वाले चरमपंथी ग्रुप अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी के नेता जसीमुद्दीन रहमानी ने हाल ही में एक बयान दिया है, और इसने यह भी कहा कि इसके लिए वे चीन की मदद लेंगे। अब जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना का शासन था तब तक ये जेल में था, क्योंकि शेख हसीना और भारत के मित्रता के बारे में आप जानते हैं। पर कुछ महीनों पहले अमेरिका ने डोनाल्ड लू को भेजकर शेख हसीना को बांग्लादेश से भगा दिया। ये वही आदमी है जिसने पाकिस्तान में इमरान खान को फेंकवा दिया था। मतलब अमेरिका की CIA के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। तो बांग्लादेश में भी राजनीतिक उथल पुथल हुई। प्रधानमंत्री शेख हसीना को भगाया गया और उनकी जगह पर कट्टरपंथी इस्लामी समूह मोहम्मद यूनुस अब सत्ता में है, जिन्होंने खुले तौर पर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की इच्छा प्रकट की है। और इनके सत्ता में आते ही जसीमुद्दीन रहमानी को भी जमानत मिल गई, जिसने बाहर आकर तुरंत ममता दीदी को कहा कि तुम पश्चिम बंगाल को मोदी से आज़ाद करो। और इसके बाद शुरू हुआ बांग्लादेश में माइनॉरिटी पर अत्याचार, जिसमें हिंदू और बौद्ध लोग शामिल हैं। ये बात 2024 की ही है, जिसमें आपने सोशल मीडिया पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की कई वीडियो देखी होगी। मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं की दुकानों को जलाना, बसों में आग लगा देना, ये सब अब भी बांग्लादेश में हो रहा है। इसके अलावा म्यांमार के रोहिंग्या लगभग 10 लाख शरणार्थी आज बांग्लादेश में हैं। तो बांग्लादेश के कुछ रेडिकल ग्रुप क्या कर रहे हैं, वो इन रोहिंग्या को अच्छे जीवन की लालच देकर इन्हें यहाँ चिकन नेक वाले एरिया में सेट कर रहे हैं, जहाँ पर पहले से ही कुछ अवैध बांग्लादेशी लोग सेटल हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि जब इन्हें मौका मिलेगा, मतलब वे रेडिकल ग्रुप चीन की मदद से यहाँ चिकन नेक पर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और अगर आपको लगता है कि चीन भला बांग्लादेश का रेडिकल ग्रुप का साथ क्यों देगा, तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश का विवाद चल ही रहा है भारत और चीन के बीच, तो चीन को इससे फायदा होगा। तो ऐसा होना मुमकिन भी है। और अभी मोहम्मद यूनुस, जिनके पास 20 जनवरी तक का समय है, वो जानते हैं कि उन्हें फिर से सत्ता में आना है तो उनके लोगों को कोई नया दुश्मन थमाना होगा। इसलिए तो बांग्लादेश में ये सब अत्याचार शुरू हुए हैं। और कोलकाता में जो उनके एम्बेसी में उनके लोग थे, उन्हें भी बांग्लादेश ने वापस बुला लिया है। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड होते हैं, वो सीमा के पास आसाम के एक गांव में घुस आए, क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर का रेनोवेशन चल रहा था। तो इन बांग्लादेशी गार्ड ने आकर कहा कि ये सब बंद करो, ये सब हराम है, हम इन्हें देख नहीं सकते। ऐसी बहस करनी शुरू कर दी इन लोगों ने। लेकिन बाद में भारत के BSF के सैनिक आ गए और उनको वहां से भगा दिया गया था। फिर 1971 के बाद से अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कोई खास रिश्ता नहीं था। लेकिन मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में पाकिस्तान से जो कार्गो आते हैं, उनकी अब कोई भी जांच नहीं होती और उन्हें सीधे ही किसी सीक्रेट जगह पर भेज दिया जाता है। तो उन कार्गो में क्या हो सकता है, उसका अनुमान आप खुद ही लगा लीजिए, क्योंकि अभी बांग्लादेश में माइनॉरिटी पर अत्याचार शुरू ही है। और जब 2019 में CAA और NRC का मुद्दा आया, तब भी बांग्लादेश के रेडिकल ग्रुप की तरफ से
बहुत बयानबाजी हुई थी कि हम चिकन नेक पर कब्जा कर लेंगे। और कैसे? तो हमने अभी बात की कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों को वहां पर सेटल करके। अब इसका मतलब यह नहीं है कि ये सभी लोग रेडिकल हैं, लेकिन जो रेडिकल ग्रुप इन्हें भेज रहे हैं उनका मंसूबा तो ऐसा ही है ना। और अब तक सब सही चल रहा था क्योंकि शेख हसीना थी बांग्लादेश में, लेकिन जैसे ही मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए तुरंत भारत के सभी राज्य अलर्ट हो गए। जैसे ये जो मेघालय है, इन्होंने तुरंत सीमा पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया क्योंकि ज्यादातर घुसपैठ रात के समय में ही होती है। इसके अलावा असम और त्रिपुरा ने भी अपनी सिक्योरिटी टाइट कर दी है सीमा पर, क्योंकि भारत के इन राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है, जिस बारे में आमतौर पर बहुत कम बात होती है। और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो पहले से ही उग्रवाद, जातीय तनाव और अविकसितता के कारण कमजोर है। ऐसे में अगर बांग्लादेश की विस्तारवादी बयानबाजी जोर पकड़ती है तो उन राज्यों पर और दबाव पड़ सकता है। मतलब उनका ग्रेटर बांग्लादेश का सपना अभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है भारत के सामने, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा और पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।